अगर समय की कमी होती तो एक ही दिन में सूरज उगता और अस्त नहीं होता। समस्या समय की नहीं है, समस्या है उस मन की जो हर पल कुछ और करना चाहता है पर कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास पूरा दिन होता है पर फिर भी शाम तक लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। समय हमारे पास है, घंटियां भी, घड़ियां भी, पर मन तो बिखरा पड़ा है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी बीते कल की गलियों में। और फिर हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर क्या कभी रुककर सोचा है अगर मन स्थिर हो जाए तो क्या समय अपने आप नहीं ठहर जाता? अगर हम अपने माइंड की ग्रेविटी को समझ जाए तो क्या हमारे हर दिन में सचमुच एक अर्थ नहीं जाग उठेगा? क्यों जरूरी है माइंड मैनेजमेंट? क्योंकि समय को तुम मैनेज नहीं कर सकते। समय तो बस बहता है जैसे नदी, लेकिन मन को साधा जा सकता है, मन को एक जगह टिकाया जा सकता है, और जब मन टिकता है तभी समय फलता है। इस वीडियो में हम कोई टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, कोई प्लानर नहीं भरेंगे, बल्कि हम सीखेंगे वो विद्या जिससे रच सकते हैं एक ऐसा जीवन जहां हर दिन बेमानी न लगे, बल्कि हर पल में जीवन का रस महसूस हो। क्योंकि जिसने मन को साध लिया उसने ही समय को साध लिया है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं जहां हम घड़ियों को नहीं, खुद को समझना सीखेंगे। क्या आप तैयार हैं समय की नहीं, अपने मन की कमान संभालने के लिए? तो चलिए अब जीवन को वहीं से दोबारा शुरू करते हैं जहां सब कुछ वास्तव में बदल सकता है। आपके भीतर से सभी दर्शकों का स्वागत है इस जर्नी के पहले पड़ाव पर, जहां हम एक बहुत ही मूलभूत और जरूरी सवाल पूछते हैं। क्या सच में हमारे पास समय की कमी है या हमारे पास सोचने की स्पष्टता नहीं है? आज की दुनिया में सबसे आम शिकायत क्या है? मेरे पास टाइम नहीं है, 24 घंटे कम लगते हैं, सब कुछ करने की कोशिश करता हूं, फिर भी कुछ भी पूरा नहीं हो पाता। आपने भी शायद कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि दिन भर भागदौड़ के बाद भी दिन खाली सा लगता है, जैसे हमने बहुत कुछ किया पर कुछ भी नहीं किया। तो क्या सच में हमारे पास कम समय है या हम उस समय को उसी दिशा में नहीं लगा पा रहे जहां उसका असर सबसे गहरा होता? लेखक डेविड कड़वी हमें एक बिल्कुल अलग सोच से परिचित कराते हैं। समय नहीं, सोच को मैनेज करना सीखो। माइंड मैनेजमेंट ही असली प्रोडक्टिविटी की चाबी है। अब तक हमें क्या सिखाया गया है? बचपन से हमें यह सिखाया गया कि टाइम टेबल बनाओ, अलार्म लगाओ, 2 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा खेल, प्लानर रखो, रिमाइंडर लगाओ, पोमोडोरो, टू डू लिस्ट, कैलेंडर एप्स। पर क्या आपने गौर किया? इन सब में सिर्फ समय को बांधने की कोशिश है, लेकिन कभी मन को समझने की कोशिश नहीं। असली बात क्या है? दिक्कत यह नहीं कि हमारे पास समय कम है, दिक्कत यह है कि जब हमारे अंदर रचनात्मक ऊर्जा होती है तब हम ईमेल्स चेक कर रहे होते हैं, और जब हमें आराम की जरूरत होती है तब हम खुद को काम में झोंकने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम अपनी माइंड की रिदम को अनदेखा कर देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि टाइम टेबल से चमत्कार हो जाएगा। लेखक की शुरुआती सीख। डेविड कड़वी खुद एक क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने देखा कि जब वो अपने दिमाग की स्थिति को नहीं समझते थे तो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी, एनर्जी और फोकस के माइंड पैटर्न्स को समझना शुरू किया, हर चीज बदल गई। वो कहते हैं, डोंट मैनेज योर टाइम टू कंट्रोल योर माइंड, मैनेज योर माइंड टू डायरेक्ट योर टाइम। आईना देखिए, कुछ सवाल खुद से पूछिए। क्या आप तब लिखने की कोशिश करते हैं जब आपका दिमाग थका हुआ होता है? क्या आप सुबह सुबह सबसे पहले नोटिफिकेशंस चेक करते हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपका दिमाग किस समय सबसे क्रिएटिव होता है? अगर नहीं, तो आज से पहले शायद आप टाइम को मैनेज कर रहे थे, लेकिन माइंड को नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। कल्पना कीजिए, एक बढ़ई के पास बहुत सारे औजार हैं। उसके पास समय है, लकड़ी है, हथौड़ी है, आरी है,
पर अगर वो नहीं जानता कि कौन सा औजार कब इस्तेमाल करना है, तो क्या वो सही फर्नीचर बना पाएगा? ठीक वैसे ही आपके पास 24 घंटे हैं, पर अगर आप अपने माइंड के औजार फोकस, क्लैरिटी, एनर्जी, इमेजिनेशन को समझकर नहीं चलाते, तो आप थक जाओगे बिना कुछ बड़ा बनाए। पहला बदलाव कहां से शुरू हो? स्टॉप सेइंग आई डोंट हैव टाइम। स्टार्ट आस्किंग, मेरे दिमाग की क्या हालत है अभी? क्या आप थके हुए हैं या हाई फोकस जोन में हैं? क्या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं या केवल मैकेनिकल टास्क? हर काम को मन की अवस्था के अनुसार करना, यही माइंड मैनेजमेंट की पहली सीढ़ी है। लेखक का संदेश इस भाग में साफ है। माइंड इज प्राइमरी, टाइम इज सेकेंडरी। पहले अपनी सोच को सहेजिए, फिर समय आपके लिए अपने आप जगह बना लेगा। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपको किसी क्रिएटिव काम को करना था, जैसे कुछ लिखना, कुछ नया सोचना, कोई स्ट्रैटेजी बनाना, पर आपके पास टाइम टेबल बना था, क्लॉक टिक कर रही थी और फिर भी कुछ नहीं निकला? अब सोचिए, कभी कभी कोई आइडिया अचानक नहाते समय आ जाता है, या किसी पार्क में अकेले बैठे बैठे, या रात के 11 बजे जब टाइम टेबल कहता है अब सो जाओ। तो सवाल उठता है, क्या घड़ी के मुताबिक किया गया काम ही सबसे प्रोडक्टिव होता है, या फिर हमारे दिमाग की क्रिएटिव लहरों के हिसाब से बहना ज्यादा जरूरी है? क्या होता है क्लॉक टाइम? क्लॉक टाइम वो समय है जो बाहरी दुनिया से संचालित होता है। 9 to 5 का रूटीन, मीटिंग्स, डेडलाइंस, अलार्म्स, कैलेंडर्स, रिमाइंडर्स, ये जरूरत है समाज की, स्ट्रक्चर की, जहां हम सब मिलकर एक सिस्टम में जी सकें। लेकिन क्या आपकी रचनात्मकता, आपकी सोच, आपकी एनर्जी इस क्लॉक के आदेश से जागती है? बिल्कुल नहीं। और क्या होता है क्रिएटिव टाइम? क्रिएटिव टाइम वो समय है जब आपका माइंड एक फ्लो स्टेट में होता है, जहां विचार बहते हैं, आइडिया आते हैं और आपको घड़ी की सुई की फिक्र ही नहीं रहती। ये समय स्केड्यूल से नहीं आता, ये आता है आपकी माइंड स्टेट, एनर्जी साइकिल और इमोशनल रिदम से। डेविड कड़वी कहते हैं, क्लॉक टाइम इज फॉर मशीन्स, क्रिएटिव टाइम इज फॉर ह्यूमंस। लेखक की चेतावनी, अगर आप क्रिएटिव माइंडसेट में नहीं हैं, तो चाहे आपके पास पूरा दिन क्यों न हो, आप कुछ असाधारण नहीं बना सकते। और अगर आप क्रिएटिव फ्लो में हैं, तो सिर्फ 15 मिनट में भी आप जिंदगी बदल देने वाला विचार गढ़ सकते हैं। इसलिए क्रिएटिव वर्क को कैलेंडर में फिट करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे नदी को बोतल में भरना, वो बहाव मर जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लेखक ने सुबह 6 से 9 तक का राइटिंग टाइम सेट किया। हर दिन बैठता था, वर्ड काउंट टारगेट रखता था, पर क्रिएटिविटी सूखी हुई थी। फिर एक दिन उसने नोटिस किया कि वो दोपहर में जब वो टहलने जाता है, तब आइडियाज बहने लगते हैं। तो उसने 3 से 5 PM का स्लॉट लिखने के लिए रखा और उसके वर्ड्स झरने की तरह बहने लगे। पॉइंट, क्लॉक टाइम ने उसे ब्लॉक किया था, क्रिएटिव टाइम ने उसे मुक्त किया। आप क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व योर एनर्जी पीक्स। आप किस समय सबसे ज्यादा अलर्ट, क्रिएटिव या सेंटर्ड महसूस करते हैं? ट्रैक योर फ्लो मोमेंट्स। जब आप किसी काम में खो जाते हैं, वो समय कैसा होता है? कोई पैटर्न है? डोंट फोर्स क्रिएशन इन रॉन्ग आवर्स। ईमेल्स और मीटिंग्स को क्लॉक टाइम में रखिए, लेकिन राइटिंग, स्ट्रैटेजी, थिंकिंग जैसे कार्यों को क्रिएटिव टाइम में कीजिए। टिप, क्रिएटिव टाइम बैंक बनाइए। हर दिन 1-2 घंटे अपने उस स्लॉट के लिए बचाइए जहां आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव रहते हैं। वहां नोटिफिकेशंस ऑफ हो, नो कॉल्स, नो सोशल मीडिया, बस आप, आपकी सोच और आपका काम। ये छोटा सा नियम आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी बदल सकता है। एक छोटी कहानी, विनोद एक एंटरप्रेन्योर है। वो हर दिन सुबह 7 बजे उठकर सबसे पहले ईमेल्स देखता था, काम जल्दी निपटाने के चक्कर में, पर उसका मन दिन भर भटकता रहता, कोई भी बड़ा आइडिया नहीं आता था। फिर एक दिन उसने 10 दिन तक खुद को ऑब्जर्व किया। उसे समझ में आया कि सुबह 7 से 9 तक
वो बहुत क्लियर सोचता है। अब वो ईमेल्स 11 बजे पढ़ता है। सुबह के 2 घंटे वो जर्नलिंग, प्लानिंग और क्रिएटिव थिंकिंग में लगाता है। नतीजा, 3 महीने में उसका बिजनेस मॉडल ही बदल गया। लेखक का संदेश इस भाग में: अगर आप अपनी क्रिएटिव टाइम को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो क्लॉक टाइम आपकी क्रिएटिविटी को खा जाएगा। मशीन्स के लिए स्केड्यूल जरूरी है, पर इंसानों के लिए जरूरी है फ्लो, रिदम और माइंड का स्पेस। जरा सोचिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक काम को करने के लिए इतने ज्यादा उत्साहित होते हैं कि घंटों बीत जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और कभी वही काम अगर किसी और समय करना पड़े तो मन बिल्कुल नहीं लगता, बेचैनी होती है और आप बार बार टालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन कोई स्थायी चीज नहीं है। मोटिवेशन एक लहर है, जिसे आप पकड़ लें तो आप उड़ सकते हैं और जिसे नजरअंदाज करें तो आप डूब सकते हैं। लेखक डेविड कड़वी का कमाल का अवलोकन: मोटिवेशन कम्स इन वेव्स। राइड द वेव व्हेन इट्स हाई, डोंट फाइट द करंट व्हेन इट्स लो। हमारे माइंड में एक अंदरूनी रिदमिक सिस्टम होता है जो हमें कभी जबरदस्त उत्साह की स्थिति में डालता है और कभी ऊब, थकान या खालीपन में। लेकिन हम क्या करते हैं? जब मोटिवेशन हाई होता है तब हम ईमेल्स चेक कर रहे होते हैं। जब मोटिवेशन लो होता है तब हम प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी हम लहर के खिलाफ तैर रहे होते हैं। माइंड की लहरों को कैसे पहचाने? मोटिवेशन वेव में 3 स्टेजेस होती है। सर्ज, उत्साह की शुरुआत। दिमाग तेजी से एक्टिव होता है, आइडिया आते हैं, आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। फ्लो, गहराई से बहाव, आप पूरी तरह काम में डूब जाते हैं, समय का पता नहीं चलता। फेड, धीरे धीरे ठंडा पड़ना, दिमाग थकने लगता है, फोकस टूटता है, आप डिसएंगेज महसूस करते हैं। अब सोचिए, अगर आप कोई हाई फोकस टास्क फेड स्टेज में करने की कोशिश करेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा? आप बर्नआउट हो जाएंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल: रुचि एक फ्रीलांस डिजाइनर थी। वो हर दिन 10 बजे से डिजाइनिंग का काम शुरू करती थी, पर उसे हमेशा 3 से 4 घंटे स्ट्रगल करना पड़ता। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने नोट किया कि हर दिन सुबह 7 से 9 के बीच वो नेचुरली स्केचिंग के मूड में होती है। अब वो उसी टाइम स्लॉट में क्रिएटिव काम करती है और बाकी समय ईमेल्स, कॉल्स, एडमिन टास्क्स में लगाती है। आउटपुट डबल हो गया, स्ट्रेस आधा हो गया। कब करना क्या करना चाहिए? लहर की स्टेज क्या करें? सर्ज नए आइडिया प्लान करें, नोट्स बनाएं, स्ट्रैटेजी सोचें, फ्लो डीप वर्क करें, राइटिंग, डिजाइनिंग, थिंकिंग। फेड मैकेनिकल काम करें, ईमेल्स, रिप्लाईज, फाइल मैनेजमेंट। खुद से ये सवाल पूछिए, मेरा दिमाग अभी किस स्टेज में है? क्या मैं फ्लो में हूं या सिर्फ शरीर घसीट रहा हूं? क्या मैं गलत समय पर सही काम कर रहा हूं? जैसे खाने के समय दौड़ने की कोशिश। क्या मैं खुद की लहरों को ऑब्जर्व कर रहा हूं या सिर्फ क्लॉक देख रहा हूं? लेखक का संदेश इस भाग में: द राइट वर्क एट द रॉन्ग टाइम इज एज इनइफेक्टिव एज नो वर्क एट ऑल। माइंड को फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे समझना पड़ता है। मोटिवेशन को हार्नेस करना सीखिए, वरना वो बस आता जाता रहेगा बिना कोई फल दिए। एक्शन प्लान: 3 दिन अपने दिमाग की एक्टिविटी को ऑब्जर्व कीजिए। कब आपको फोकस आता है, कब नहीं। जब भी सर्ज महसूस हो। सबसे जरूरी, क्रिएटिव काम को प्रायोरिटी दीजिए। जब फेड हो, खुद से निराश मत होइए, उस समय लो एनर्जी टास्क्स निपटाइए। फ्लो को पकड़ना कला है और ये कला ही प्रोडक्टिविटी की असली ताकत है। क्या आपने कभी किसी राइटर को कहते सुना है, पेज खाली है पर दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा? या किसी कलाकार को कहते सुना, मैं कुछ नया शुरू करना चाहता हूं पर मन तैयार नहीं है? असल में ये ब्लॉक नहीं है, बल्कि वो एक स्टेज है, रचनात्मकता के पूरे साइकिल का हिस्सा। डेविड कड़वी हमें बताते हैं कि कोई भी क्रिएटिव वर्क सिर्फ एक स्टेप में नहीं होता, वो 4 चरणों में जन्म लेता है। और अगर आप इन चारों को समझ लें
तो आप कभी किसी प्रोजेक्ट के बीच हार नहीं मानेंगे। तो आइए समझते हैं ये 4 रचनात्मक चरण कौन से हैं। 1. कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कल्पना करना। ये वो पल होता है जब एक बीज बोया जाता है। एक विचार अचानक कहीं से उभरता है, शायद चलते समय, नहाते समय या किसी इंस्पायरिंग मोमेंट में। आपके दिमाग में एक संभावना जन्म लेती है। लेकिन समस्या ये होती है कि हम इस बीज को तुरंत रील आउटपुट में बदलने की कोशिश करते हैं, जो असंभव है। इस स्टेज में आपको सिर्फ उस विचार को पकड़ना है, नोट करना है, उसे जज नहीं करना है। आइडियाज को सोचिए, उनका पीछा मत करिए। 2. इंक्यूबेशन, विचारों को पकने देना। अब वो समय है जब विचार को समय और शांति चाहिए। जैसे बीज मिट्टी में धीरे धीरे जड़ पकड़ता है। बहुत लोग यही गलती करते हैं। वो चाहते हैं कि आइडिया तुरंत आउटपुट दे दे, लेकिन कड़वी कहते हैं लेट द सबकॉन्शियस डू इट्स जॉब। जब आप किसी दूसरी एक्टिविटी में व्यस्त होते हैं, चलते हुए, किताब पढ़ते हुए, कुछ अनरिलेटेड करते हुए, तब आपका दिमाग उस विचार को अंदर ही अंदर विकसित कर रहा होता है। आपका दिमाग तब भी काम करता है जब आप सोचते हैं कि वो आराम कर रहा है। 3. इल्यूमिनेशन, उज्ज्वलता का क्षण। फिर आता है वो अद्भुत पल जब सब कुछ एक साथ जुड़ता है। पजल के टुकड़े अचानक मिल जाते हैं और आपको लगता है यस, यही तो चाहिए था। ये वही आहा मोमेंट होता है जहां आपको वो स्पष्टता मिलती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये तभी होता है जब आपने पहले 2 चरणों को धैर्य से जिया हो। 4. वेरिफिकेशन, परीक्षण और कार्यरूप देना। अब अंतिम चरण, जहां आप उस विचार को रूप देते हैं। आप लिखते हैं, डिजाइन करते हैं, गढ़ते हैं, बनाते हैं। ये सबसे कठिन और लंबा चरण है, क्योंकि अब इंस्पिरेशन से काम नहीं चलने वाला। अब डिसिप्लिन चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, फोकस चाहिए। यहां बहुत लोग सोचते हैं अब वो पैशन नहीं बचा, लेकिन सच्चाई ये है अब पैशन नहीं, परिश्रम बोलता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मोहित एक कंटेंट क्रिएटर है। हर बार वो एक ही गलती करता। जैसे ही आइडिया आता, वो तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ जाता, पर स्क्रिप्ट अधूरी रहती, स्ट्रक्चर बिखर जाता और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। फिर उसने इस 4 स्टेज प्रोसेस को अपनाया। आइडिया आते ही उसे नोट्स में लिखा, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। 2 दिन कुछ नहीं किया, बस विचार पकने दिया, इंक्यूबेशन। 3 दिन बाद एकदम से स्ट्रक्चर बन गया, इल्यूमिनेशन। फिर बैठकर पूरा वीडियो तैयार किया, वेरिफिकेशन। नतीजा, हर वीडियो अब मीनिंगफुल, स्ट्रक्चर्ड और वायरल क्वालिटी का होता है। अब आप क्या करें? आइडियाज को कैद करें, उन्हें जल्दी मत भगाइए। टाइम दे, सोने दीजिए उन्हें, वो अंदर पकेंगे। जब इल्यूमिनेशन आए तो उसे पूरी ताकत से पकड़िए और फिर उसे पूरी लगन से पूरी दुनिया के सामने पेश कीजिए। लेखक का संदेश इस भाग में, क्रिएटिविटी इज नॉट अ लाइटनिंग बोल्ट, इट इज अ क्वाइट स्टॉर्म दैट ब्रूज इन पेशेंस एंड इरप्ट्स इन क्लैरिटी। अगर आप इन 4 चरणों को पहचानना सीख गए तो आप कभी किसी ब्लॉक में नहीं फंसेंगे। आप जानेंगे कि अब क्या करना है और कब रुकना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर थक गए हैं तो कॉफी पी लो, नींद आई है तो नजरअंदाज कर दो। पर सच तो यह है कि हम काम को टाइम से नहीं, एनर्जी से करते हैं। और अगर आपने अपनी एनर्जी को मैनेज करना सीख लिया तो फिर ना टाइम की कमी लगेगी, ना काम की थकावट। शुरुआत एक सच से करें। आप भी शायद ये सोचते होंगे कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मेरा काम अधूरा रह जाता है। लेकिन इस पर गौर कीजिए, क्या आपको कभी पूरा दिन मिला है लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं कर पाए? या कभी सिर्फ 2 घंटे मिले और आपने चमत्कार कर दिया? क्यों? क्योंकि काम समय से नहीं, आपकी ऊर्जा से होता है। लेखक की बात, उत्पादकता का असली राज। ऑथर डेविड कड़वी इस अध्याय में कहते हैं, डोंट फाइट योर फटीग, स्टडी इट। मतलब, थकान से लड़ो मत, उसे समझो। ये लाइन अपने आप में एक गेम चेंजर है। हम में से अधिकतर लोग थकते हैं,
फिर गिल्ट में जीते हैं। मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, मैं आलसी हूं। पर थकान तो एक सिग्नल है, एक मैसेज कि अब तुम्हारा दिमाग रिचार्ज मांग रहा है, और अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे तो आप सिर्फ थकेंगे, जिएंगे नहीं। रियल लाइफ स्टोरी, 2 लोग, 2 नतीजे। कल्पना कीजिए 2 लोगों की। पहला, सुबह 6 बजे उठता है, 14 घंटे काम करता है, पर 70% आउटपुट। दूसरा, दिन में 6 घंटे काम करता है, लेकिन पूरे फोकस और फ्रेश माइंड से, और 100% रिजल्ट। आप किसे चुनेंगे? क्योंकि कम एनर्जी प्लस ज्यादा टाइम बेकार, और ज्यादा एनर्जी प्लस कम टाइम कमाल। ऊर्जा के 3 पहलू ध्यान से समझिए। लेखक के अनुसार हमारी एनर्जी 3 रूप में बहती है। फिजिकल एनर्जी, शरीर की क्षमता, जैसे नींद, खाना, व्यायाम। मेंटल एनर्जी, सोचने की ताकत, जैसे विचारों का बोझ, तनाव, निर्णय लेना। इमोशनल एनर्जी, महसूस करने की क्षमता, जैसे प्रेरणा, दुख, डर। अगर इन तीनों का तालमेल बिगड़ गया तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। लेखक का समाधान, अपने दिमाग की सुनो। डेविड कड़वी कहते हैं, प्रोडक्टिविटी इजंट पुशिंग थ्रू योर फटीग, इट्स अलाइनिंग विद योर एनर्जी। यानी थकान को दबाना नहीं, बल्कि उसकी लय को पहचानना है। जब दिमाग कहे आराम चाहिए, तो उसे आराम दो। जब वो कहे अब कुछ नया सोच सकते हैं, तो बैठ जाओ कुछ रचने। यूज इन रियल लाइफ। कैसे अपनाएं? एनर्जी डायरी रखो। हर दिन के 3 हिस्सों में अपनी ऊर्जा को नंबर दो। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। हर स्लॉट को 1 से 10 तक रेट करो, ताकि समझ सको किस वक्त तुम्हारा माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव है। हाई एनर्जी टाइम में हाई वैल्यू वर्क करो। जब आपका दिमाग एक्टिव हो, तभी वो काम करो जिसमें क्रिएटिविटी, सोच या एनालिसिस चाहिए। लो एनर्जी टाइम में रोड टास्क्स करो, जैसे ईमेल, फाइल क्लीनअप, सिंपल रिप्लाईज। जब थकावट हो तब ये करो। रिचार्ज टाइम फिक्स करो। दोपहर में एक ब्रेक, हर 90 मिनट बाद माइंड रिचार्ज। ब्रेक लेना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ा तेजी का राज है। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप काम कर रहे हैं या बस टाइम गुजार रहे हैं? क्या आप थक कर काम कर रहे हैं या काम करने के लिए खुद को थका रहे हैं? क्योंकि इस अंतर को जिसने समझ लिया, उसके लिए समय सीमित नहीं, उसका सामर्थ्य असीमित हो जाता है। विचारों को सिर्फ सोचना ही नहीं, बल्कि उन्हें समय रहते पकड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिंदगी में कई बार सबसे कीमती चीज वो होती है जो अचानक से हमारे मन में आती है। एक विचार जो आपकी दिशा, आपका करियर, यहां तक कि आपकी जिंदगी तक बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने उन्हें पकड़ना सीखा है? कल्पना कीजिए, आप किसी बस में बैठे हैं, या बिस्तर पर लेटे हैं, या नहाते समय आपका दिमाग एक दमदार आइडिया सोचता है। एक नई कहानी, एक बिजनेस प्लान, या कोई ऐसा समाधान जो हफ्तों से आपको परेशान कर रहा था। लेकिन आप उसे सिर्फ सोचते हैं, और ये सोचते हुए छोड़ देते हैं कि अभी बाद में लिख लूंगा। और जब बाद में वक्त आता है, वो विचार गायब हो चुका होता है। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है? लेखक डैनी ग्रेगरी कहते हैं, क्रिएटिव आइडियाज डोंट शाउट, दे विस्पर, एंड इफ यू डोंट कैच देम व्हेन दे विस्पर, दे लीव। यानी रचनात्मक विचार चिल्लाते नहीं, धीरे से फुसफुसाते हैं, और अगर आपने उनकी फुसफुसाहट नहीं सुनी, वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। विचार क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग एक क्रिएटिव पावर हाउस तो है, लेकिन ये आइडियाज को डॉक्यूमेंट नहीं करता। हमारा ब्रेन जनरेट करता है, स्टोर नहीं। इसलिए इस भाग का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि विचार कैसे लाएं, बल्कि ये सीखना है कि जब वो आए तो उन्हें पकड़े कैसे। माइंड मैनेजमेंट की ताकत यहां से शुरू होती है। टाइम मैनेजमेंट कहता है, इसे बाद में शेड्यूल कर लेना। माइंड मैनेजमेंट कहता है, अभी जो आया है वो बाद में नहीं आएगा, इसे अभी पकड़ लो।
यहां ऑथर हमें सिखाते हैं कि क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी का मतलब क्लॉक पे टाइम ब्लॉक करना नहीं है, बल्कि उन मोमेंट्स को संभालना है जब माइंड अपने पीक पर होता है, और उस पीक से जो विचार आते हैं उन्हें खजाने की तरह कैप्चर करना है। कैसे कैप्चर करें? रियल लाइफ प्रैक्टिसेस। कीप अ कैप्चर डिवाइस विद यू ऑलवेज। चाहे वो डायरी हो, मोबाइल का नोटपैड हो या पॉकेट में छोटा सा पेपर। अगर आपके पास विचारों को रिकॉर्ड करने का तरीका नहीं है तो आपके सारे बड़े आइडियाज सिर्फ खो जाएंगे। डोंट जज, जस्ट कैप्चर। जब कोई विचार आता है तो उसे अभी अच्छा है या बकवास इस फिल्टर से मत देखो, पहले उसे पकड़ो। जजमेंट बाद में करना। रिव्यू योर कैप्चर्स रेगुलरली। हर हफ्ते अपने सारे नोट्स को देखो। आप पाएंगे कि कोई एक रैंडम थॉट आज आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन सकता है। प्रैक्टिकल उदाहरण। मान लीजिए एक स्टूडेंट अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए परेशान है, उसे आइडिया नहीं मिल रहा। रात में सोते वक्त अचानक उसे एक नया एंगल सूझता है, लेकिन वो सोचता है सुबह उठकर लिख लूंगा। सुबह उठते ही कुछ भी याद नहीं रहता। अब वही स्टूडेंट अगर अपने बेड साइड टेबल पर एक नोटबुक रखता तो वो उस आइडिया को तुरंत नोट कर सकता था। उस आइडिया के दम पर उसे यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल भी मिल सकता था। इतना बड़ा फर्क होता है सिर्फ विचार को पकड़ने में। लेखक की मूल सीख आइडिया कैप्चर एक आदत है। ऑथर हमें ये नहीं सिखा रहे कि हर समय दिमाग पर जोर डालो, बल्कि ये सिखा रहे हैं कि जब दिमाग खुद एक्टिव हो, जब वो तुम्हारे लिए कुछ गहराई से लाता है, तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए उसे संजोने के लिए। माइंड मैनेजमेंट यहीं से शुरू होता है। दिमाग की अनमोल झलकियों को कचरे की तरह उड़ने न देना। जब हम प्रोडक्टिविटी की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम खो देते हैं वो है खाली समय। हमें लगता है कि हर पल को किसी काम में लगाना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। लेकिन इस भाग में हम जानेंगे कि लेखक डेविड कड़वी आखिर क्यों कहते हैं कि आइडलनेस यानी खाली समय हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय व्यस्त है वो सोच नहीं सकता, और जो सोच नहीं सकता वो रचनात्मक नहीं बन सकता। खाली समय असफल लोगों की आदत या सफल लोगों का रहस्य। समाज ने हमें यह सिखाया है कि खाली बैठना आलसी होना, लेकिन लेखक इस सोच को पलट देते हैं। वो कहते हैं आइडलनेस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स इंक्यूबेशन। यानी जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब भी आपका दिमाग अंदर से विचारों को पकाता है। थिंक अबाउट इट। जब आप शॉवर ले रहे होते हैं तब आइडिया क्यों आते हैं? जब आप वॉक पर होते हैं अचानक कोई समाधान क्यों दिखता है? क्योंकि तब आप क्लॉक टाइम से बाहर होते हैं और माइंड टाइम में प्रवेश करते हैं। हमारी सोच की सबसे शक्तिशाली अवस्था डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार जब हमारा दिमाग रेस्टिंग यानी बिना किसी विशेष काम के होता है तब वो एक खास मोड में चला जाता है जिसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN। इस अवस्था में दिमाग पिछले अनुभवों को जोड़ता है, अधूरे विचारों को जोड़कर नया समाधान निकालता है, और कभी कभी जीवन बदलने वाले आइडिया भी वहीं से जन्म लेते हैं। लेखक इसे कहते हैं क्रिएटिव डाउन टाइम, और यह तभी संभव है जब हम जानबूझकर खाली समय बनाएं। IDLE टाइम डीप थिंकिंग का प्रवेश द्वार। आज का इंसान कभी रुकता नहीं। सुबह से रात तक काम, नोटिफिकेशन, मीटिंग, स्क्रॉलिंग। लेकिन जब हम थमते हैं तब हम सोचते हैं। लेखक कहते हैं इफ यू नेवर अलाउ योर सेल्फ टू बी बोर्ड, यू नेवर अलाउ योर सेल्फ टू थिंक। और यही वो जगह है जहां से नए व्यापार, नए विजन, नई दिशा निकलती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी चुनौती डिस्ट्रैक्शन। आज के जमाने में खाली बैठना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप चुप होते हो मोबाइल हाथ में आ जाता है, लेकिन उस स्क्रीन ने आपका खाली समय छीन लिया है। लेखक बताते हैं कि अगर आप हर बार फ्री होते ही कुछ कंज्यूम करने लगते हो तो आप कभी क्रिएट नहीं कर पाओगे। REL लाइफ एग्जाम्पल। चाय की दुकान पर बैठा वो बुजुर्ग। कभी आपने ध्यान दिया है गांव में कोई बुजुर्ग दिन भर चाय की दुकान पर बैठा दिखता है।
वो कुछ नहीं करता, बस शांत बैठा रहता है। लोग सोचते हैं क्या फालतू आदमी है, लेकिन उसी बुजुर्ग की बातों में एक दिन वो गहराई मिलती है जो आपकी सोच हिला देती है। क्यों? क्योंकि वो भीतर से सोचता है। कैसे अपनाए आइडलनेस? स्केड्यूल नथिंग टाइम। दिन में 30 मिनट खाली बैठने का समय रखें। बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, सिर्फ खुद से मुलाकात। वॉक विदाउट गोल। रोजाना 20 मिनट वॉक करे बिना किसी पॉडकास्ट या कॉल के। आप देखेंगे दिमाग कुछ नया सोचना शुरू करेगा। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। हफ्ते में एक दिन डिजिटल फास्ट रखें ताकि आप फिर से खुद से जुड़ सकें। खाली समय बर्बादी नहीं, बुद्धिमत्ता है। आज की दुनिया हर सेकंड भर देना चाहती है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति तब जागेगी जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। आइडलनेस का मतलब पलायन नहीं, बल्कि सृजन का पहला चरण है। क्योंकि जो इंसान रुकना नहीं जानता, वो कहीं पहुंच भी नहीं सकता। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं है जो कोई और आपको देता है, बल्कि वो है जो आप खुद को देते हैं, प्रोडक्टिविटी के नाम पर। लेखक डेविड कड़वी इस भाग में हमें सीधा सा सवाल पूछते हैं, क्या आप वाकई में काम कर रहे हैं या बस काम करने का अभिनय कर रहे हैं? बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क है। आजकल की सबसे आम लाइन क्या है? मैं बहुत बिजी हूं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप वाकई बिजी हैं या सिर्फ व्यस्त दिखने में व्यस्त हैं? लेखक कहते हैं, फेक प्रोडक्टिविटी इज व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड टू अवॉइड व्हाट रियली मैटर्स। यानी आप ढेर सारे छोटे छोटे काम करके खुद को ये यकीन दिला रहे हैं कि आप प्रोडक्टिव हैं, जबकि असल में आप टालमटोल कर रहे हैं उस काम से जो वाकई मायने रखता है। फेक प्रोडक्टिविटी के लक्षण: हर वक्त ईमेल चेक करना, टू डू लिस्ट में लो प्रायोरिटी के काम पहले करना, बैठ के जो बात नहीं, टाइम बर्बाद करती है, नतीजे पर नहीं, कितना समय लगा इस पर ध्यान देना। इन सबका एक ही उद्देश्य होता है, आपका दिमाग आपको व्यस्त रखे ताकि आपको बड़े फैसलों से, रिस्क से, डिस्कंफर्ट से भागने का मौका मिले। रियल प्रोडक्टिविटी, जहां मेहनत नहीं, दिशा मायने रखती है। रियल प्रोडक्टिविटी का मतलब है वो काम जो आपकी जिंदगी को एक दिशा देता है, जहां आप दिन भर की थकावट से नहीं, बल्कि दिन भर की प्रगति से संतुष्ट होते हैं। लेखक पूछते हैं, क्या आपने आज कुछ ऐसा किया जो आपकी जिंदगी के मिशन के करीब ले गया? अगर जवाब ना है, तो चाहे आपने 12 घंटे भी लगाए हों, आप प्रोडक्टिव नहीं थे, बस व्यस्त थे। सिस्टम्स वर्सेस गोल्स। फेक प्रोडक्टिविटी हमेशा गोल्स पर टिकी होती है, जैसे इस हफ्ते 10 वीडियो बनाऊंगा, 20 पोस्ट अपलोड करूंगा। लेकिन रियल प्रोडक्टिविटी हमेशा सिस्टम्स पर निर्भर करती है, जैसे हर दिन सुबह 9 से 11 के बीच फोकस्ड वर्क का टाइम ब्लॉक होगा। क्यों? क्योंकि गोल्स परिणाम पर फोकस करते हैं और सिस्टम्स उस प्रोसेस पर जो हर रोज आपको सही दिशा में ले जाती है। रियल लाइफ एनालॉजी: बाल्टी और कुआं। फेक प्रोडक्टिविटी ऐसी है जैसे बाल्टी से पानी फेंकना, बहुत मेहनत, बहुत गति, लेकिन दिशा नहीं। रियल प्रोडक्टिविटी कुएं की खुदाई जैसी है, धीरे, गहराई से, हर चोट एक इरादे के साथ। शोर कम, असर ज्यादा। डीप वर्क बनाम शैलो वर्क। लेखक कॉल न्यूपोर्ट की एक बात दोहराते हैं, शैलो वर्क आपको दिखता है, डीप वर्क आपको बदलता है। फेक प्रोडक्टिविटी शैलो होती है, ईमेल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस। रियल प्रोडक्टिविटी डीप होती है, थिंकिंग, क्रिएटिंग, सॉल्विंग। और डीप वर्क तभी संभव है जब आप जानबूझकर डिस्ट्रैक्शंस को काटें और खुद को उस अनकंफर्टेबल जोन में डालें जहां असली ग्रोथ होती है। तो करे क्या? वर्क इन लेयर्स, नॉट लिस्ट्स। तोड़ो लिस्ट की बजाय सोचिए, आज कौन सा काम मुझे रियल प्रोग्रेस देगा? टाइम ब्लॉकिंग फॉर डीप वर्क। दिन के सबसे क्रिएटिव समय में 2 घंटे सिर्फ फोकस मोड में रहें। नो कॉल्स, नो चैट्स, सिर्फ काम। रिफ्लेक्ट एवरी नाइट। खुद से पूछिए, आज मैंने किस काम से खुद को गर्व करने लायक बनाया? निष्कर्ष: व्यस्त दिखना आसान है,
असल में कुछ बनना कठिन। इस दुनिया में फेक प्रोडक्टिविटी की कीमत बहुत लोग चुका रहे हैं। थकावट, बर्नआउट और अंत में निराशा। लेकिन जो इंसान रियल प्रोडक्टिविटी की कला समझ जाता है, वो कम काम करता है पर बड़ा काम करता है, क्योंकि वो जानता है काम तब काम है जब वो आपको वहां ले जाए जहां आप जाना चाहते हैं, वरना वो बस दौड़ है बिना मंजिल के। समय को नहीं, अपने मन को प्रबंधित करना सीख रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां से आपकी सोच की दिशा ही बदल सकती है, क्योंकि आज का विषय है आइडेंटिटी बेस्ड वर्क। मतलब ऐसा काम जो सिर्फ काम न हो, बल्कि आपकी पहचान बन जाए। आप जो करते हैं वही आप बनते हैं, और आप जो है वही असल में करते हैं। बहुत से लोग काम को एक जिम्मेदारी समझते हैं। वो सोचते हैं मुझे ये करना है क्योंकि इससे पैसे मिलते हैं, या मुझे ये काम खत्म करना है क्योंकि डेडलाइन है। लेकिन लेखक डेविड कड़वी कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप लंबे समय तक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बने रहना चाहते हो, तो काम को अपने आइडेंटिटी यानी पहचान का हिस्सा बनाना पड़ेगा। क्या आप काम कर रहे हो या सिर्फ करने का नाटक? मान लीजिए आप एक लेखक हो। अगर आप हर दिन खुद को एक लेखक मानते हो, तो आप हर उस चीज की तलाश करोगे जो एक लेखक करता है। लिखना, पढ़ना, नोट्स बनाना, आइडिया सोचना। पर अगर आप बस सोचते हो कि मुझे कुछ कंटेंट लिखना है क्योंकि बॉस ने कहा है, तो वो काम आपके अंदर से नहीं निकलेगा। वो एक बोझ लगेगा। आइडेंटिटी बेस्ड वर्क मतलब आप काम को अपने जीवन की कहानी से जोड़ देते हो। काम आपका विस्तार है, बोझ नहीं। डेविड कहते हैं, अगर आपका काम आपके अंदर की आवाज से निकला है, तो वो कभी थकाएगा नहीं, बल्कि वो आपको जिंदा रखेगा। सोचिए, कोई कलाकार दिन रात पेंटिंग करता है, कोई लेखक लिखता है, कोई डांसर हर वक्त मूवमेंट में रहता है। क्यों? क्योंकि उनका काम उनके अस्तित्व का विस्तार बन गया है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लड़का है अर्जुन। अर्जुन एक टीचर है, पर वो सिर्फ किताबों से पढ़ाकर काम नहीं करता। वो हर क्लास में अपने बचपन की कहानियां, अपनी असफलताओं, अपने अनुभवों से बच्चों को सिखाता है। धीरे धीरे बच्चों की आंखों में अर्जुन सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन बन जाता है। अर्जुन का काम अब जॉब नहीं रहा, वो अब उसकी पहचान बन गई है। वार्निंग, काम के नाम पर आत्मा का सौदा मत करना। आज की दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें उनका दिल नहीं है। हर दिन सुबह उठकर वही रूटीन, वही टास्क, वही मशीन जैसी जिंदगी, क्योंकि उन्होंने काम को सिर्फ जीने का जरिया माना, ना कि खुद को जीने का तरीका। डेविड कहते हैं, अगर तुम अपनी आत्मा को किनारे रखकर काम करोगे, तो बाहर भले तालियां मिल जाएं, अंदर तुम हर रोज थोड़े थोड़े मरते जाओगे। माइंड मैनेजमेंट इनसाइट, आपके काम का सबसे मजबूत वर्जन तब निकलेगा जब वो आपकी खुद की पहचान से जुड़ा होगा। जब आप सिर्फ कोडर नहीं होंगे, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे। जब आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं, बल्कि सीखने के पुजारी बनोगे। जब आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि सोच बदलने वाले बनोगे। तब आपका काम टाइम मैनेजमेंट से नहीं, बल्कि माइंड मैनेजमेंट से चलेगा। इस किताब से क्या सीखें? काम को पहचान से जोड़ो, न कि सिर्फ टाइम से। अपनी पहचान को हर दिन थोड़ा और गहरा करो। दूसरों की तालियों से नहीं, अपने मन की संतुष्टि से काम करो। जब काम आपकी आत्मा से निकलेगा, तभी वो अमर बनेगा। लाइफ में कैसे अपनाएं? हर दिन खुद से पूछो, मैं कौन हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? ऐसे काम चुनो जिसमें तुम खुद को खोकर भी पा सको। रोज खुद को याद दिलाओ, मैं काम करने के लिए नहीं, काम के जरिए खुद को जीने के लिए आया हूं। अब तक हमने सीखा कि रचनात्मक कार्य कैसे होता है, दिमाग कैसे लहरों में काम करता है, और असली प्रोडक्टिव होने का अर्थ क्या होता है। लेकिन आज हम उस विषय की बात करने जा रहे हैं
जो ज्यादातर लोगों की जिंदगी में असली गेम चेंजर बन सकता है, और वो है अनियोजित को योजनाबद्ध बनाना। क्योंकि सच्चाई यही है, लाइफ कभी भी पूरी तरह प्लान नहीं होती। हम चाहे जितनी भी सूची बना लें, टाइम टेबल बना लें, एप्स में रिमाइंडर सेट कर लें, जिंदगी हमेशा हमारे फेस पर एक अनियोजित थप्पड़ मार ही देती है। कोई बीमारी अचानक आ जाती है, कोई जरूरी फोन कॉल प्लान बिगाड़ देता है, मूड अचानक डाउन हो जाता है, या फिर कभी कभी बिना कारण के दिमाग कुछ भी करने को तैयार ही नहीं होता। तो अब सवाल उठता है, क्या हम हार मान ले? क्या अपने टाइम मैनेजमेंट सिस्टम को दोष दें? या फिर क्या हम अपने माइंड को इस लेवल पर मैनेज करें कि अनियोजित घटनाएं भी हमारी योजना का हिस्सा बन जाएं? लेखक का नजरिया। डेविड कड़वी यहां एक नई सोच लाते हैं। वो कहते हैं कि प्लानिंग इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट प्रेपरेशन। मतलब ये कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या होगा, लेकिन हम खुद को इस तरह तैयार कर सकते हैं कि जो भी हो हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। दिमाग को लचीला बनाना। हमेशा याद रखिए, सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जो हमेशा प्लान के हिसाब से चलता है, बल्कि वो होता है जो अचानक आई परिस्थितियों को भी एक मौके की तरह देखता है। इसका एक उदाहरण, मान लीजिए आप किसी जरूरी काम पर बैठे हैं और अचानक लाइट चली जाती है। अब आप चाहें तो चिढ़ सकते हैं, या फिर ये तय कर सकते हैं कि इस अंधेरे में आप थोड़ी देर आंखें बंद कर ध्यान करेंगे। शायद उसी दौरान आपको कोई बेहतरीन आइडिया आ जाए। लेखक की सलाह, प्रिपेयर्डनेस माइंडसेट। डेविड कहते हैं, हर दिन की शुरुआत ऐसे करो कि तुम तैयार हो हर तरह की अनिश्चितता के लिए। इसके लिए वो कुछ टूल्स और मेंटल हैबिट्स बताते हैं। लूज प्लानिंग, मतलब दिन को पूरी तरह मिनट मिनट न बांधो। कुछ टाइम ब्लॉक्स ऐसे रखो जो फ्लेक्सिबिलिटी दे, ताकि कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित भी आ सके। बैकलॉग सिस्टम। अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की एक बैकलॉग लिस्ट बनाओ, ताकि जब कोई प्लान फेल हो जाए तब भी आप कुछ ऐसा कर सको जो यूजफुल हो। मूड बेस्ड वर्क। जब प्लान फेल हो जाए तब देखो, आज मेरा माइंड किस चीज के लिए रेडी है। शायद आज आप लिख नहीं सकते, लेकिन पढ़ सकते हैं, या शायद कुछ नया सोच सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। माइक्रो टास्क्स। छोटी छोटी टास्क्स तैयार रखो जो कम एनर्जी में भी पूरी हो सके, जैसे ईमेल्स चेक करना, नोट्स रिव्यू करना, पुराने आइडियाज ऑर्गेनाइज करना। असली सीख। सफलता का मतलब है सिर्फ वो नहीं करना जो हमने तय किया था, बल्कि वो करना जो परिस्थिति ने हमसे मांगा और हम फिर भी उस स्थिति में ग्रो कर गए। यहां प्लानिंग फॉर दी अनप्लान्ड का असली सार है। आपका प्लान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो तो बस एक दिशा है, और जब रास्ता बदल जाए तो भी आप दिशा न खोए। REL लाइफ एग्जाम्पल। एक लेखक ने प्लान किया था कि वो आज 4 घंटे राइटिंग करेगा, लेकिन अचानक उसकी बच्ची को स्कूल से कॉल आ गई कि उसे बुखार है। अब राइटिंग इम्पॉसिबल थी, लेकिन रास्ते में अस्पताल जाते वक्त उसने अपने पुराने पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग सुनी, नोट्स बनाए, और अगले दिन जब लिखा तो पिछले दिन की उस थिंकिंग ने उसकी राइटिंग को और भी रिच बना दिया। यही होता है प्लानिंग फॉर दी अनप्लान्ड। क्या आप कभी सोचते हैं कि क्यों कुछ दिन आपका मन करता है आसमान को छू लेने का, और कुछ दिन ऐसा लगता है जैसे आप खुद को बिस्तर से भी नहीं खींच पा रहे? क्यों कभी एक ही काम, एक ही टेबल, एक ही लैपटॉप आपको दुनिया की सबसे ऊंची प्रेरणा देता है, और कभी वही चीजें, वही माहौल बस बोझ बन जाती है? यही है क्रिएटिव साइकिल। आपकी मानसिक ऊर्जा और रचनात्मकता की अपनी लय, अपना रिदम। हर इंसान एक मशीन नहीं है जो हर दिन, हर घंटे एक सा आउटपुट दे। हम इंसान हैं, और हमारी रचनात्मकता भी एक सीजन की तरह चलती है। जैसे प्रकृति में बसंत आता है, फिर गर्मी, फिर बारिश, फिर पतझड़, उसी तरह हमारे अंदर भी चलते हैं। ग्रोथ, प्लेटो, डिक्लाइन और रिन्यूअल के चक्र। ये भाग हमें क्या सिखाता है? हमें ये समझने की जरूरत है कि
हर समय 100% प्रोडक्टिव होने की कोशिश करना एक तरह की आत्मक्रूरता है। क्रिएटिविटी कोई टास्क नहीं है जिसे जब चाहा ऑन कर दिया। ये एक लहर है, एक साइकिल है, और जब आप अपनी उस लहर को पहचान जाते हैं, आप अपने काम को मजबूरी नहीं, मस्ती में बदल सकते हैं। क्रिएटिव साइकिल के मुख्य चरण: इंस्पिरेशन, प्रेरणा। जब आपके भीतर अचानक कुछ उबालने लगता है, एक विचार जम लेता है और आपको उसे जिंदा करना होता है। एग्जीक्यूशन, निर्माण। जब वो प्रेरणा काम में बदलती है, आप घंटों तक बिना थके काम करते हैं। समय उड़ता है और आप भी। फटीग, थकावट। एक समय आता है जब मन थकने लगता है, पर अक्सर लोग इसे प्रोडक्टिविटी की कमी मान लेते हैं, जबकि ये तो आपके सिस्टम का रीसेट मोड है। रिकवरी, पुनर्निर्माण। यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है। लोग थक कर भी रुकते नहीं, जबकि इस समय मन को चाहिए शांति, आराम और दूरी। गलती क्या होती है? हम सोचते हैं, अगर मैं हर दिन 8 घंटे बैठकर काम नहीं कर रहा तो मैं आलसी हूं। लेकिन लेखक कहते हैं, ट्रू प्रोडक्टिविटी डजंट कम फ्रॉम फोर्सिंग वर्क, इट कम्स फ्रॉम सर्फिंग योर इनर साइकिल्स। यानी असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप अपने रचनात्मक चक्र की लहरों पर सवारी करना सीखते हैं, ना कि उसके खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं। माइंड मैनेजमेंट का जादू। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने भीतर चल रही इन लहरों को समझना, स्वीकारना और सही समय पर इस्तेमाल करना। आपका दिमाग हर समय आउटपुट नहीं दे सकता, लेकिन जब आप उसे सही तरीके से समझेंगे तो वो कम समय में भी वो चीज बना सकता है जो महीने भर की मेहनत से भी नहीं बनती। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचिए, एक लेखक है जो हर दिन बैठकर जबरदस्ती लिखने की कोशिश करता है, पर जब उसका दिमाग खाली होता है तो शब्द भी मजबूरी की तरह लगते हैं। अब वही लेखक अगर अपने क्रिएटिव साइकिल को समझे तो जब प्रेरणा आए वो लिखे, जब थकावट आए वो आराम करे, और जब रिकवरी पूरी हो फिर नई ऊर्जा से शुरुआत करे। ऐसा काम न सिर्फ तेज होता है बल्कि गहरा और असली भी। तो अब क्या करें? अपने क्रिएटिव रिदम को पहचानिए। किस समय, कौन सा मौसम, कौन सी जगह, किस तरह का काम आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, उसे ऑब्जर्व करें। थकावट को प्रोडक्टिविटी की कमी न समझें। थकावट आपके भीतर के कलाकार का संकेत है। मैं अब कुछ नया सोचने जा रहा हूं। अपने दिन की प्लानिंग इस रिदम के अनुसार कीजिए। जब ऊर्जा हो, क्रिएट कीजिए। जब शांति हो, रिचार्ज कीजिए। यही है असली टाइम मैनेजमेंट, या कहे माइंड मैनेजमेंट। समय की कमी या मन की ग्रीवी। हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या वाकई में मेरे पास समय की कमी है, या मैं सिर्फ महसूस कर रहा हूं कि समय नहीं है? यहीं से शुरू होती है इस भाग की असली गहराई, जहां हम जानेंगे कि टाइम स्कैर्सिटी यानी समय की कमी और टाइम एफ्लुएंस यानी समय की संपन्नता असल में हमारी मानसिक स्थिति होती है, कोई बाहरी सच्चाई नहीं। सोचिए, अगर आपके पास दिन में 24 घंटे हैं और मेरे पास भी वही है, तो कोई एक व्यक्ति शांत, सृजनशील और संतुलित क्यों रहता है और दूसरा लगातार भागदौड़ और थकान में क्यों डूबा रहता है? यही फर्क है टाइम स्कैर्सिटी और टाइम एफ्लुएंस का। टाइम स्कैर्सिटी, जब दिमाग कहता है समय नहीं है। टाइम स्कैर्सिटी एक मानसिक भ्रम है जो हमें लगता है कि अगर मैं अभी ये नहीं कर पाया तो सब खत्म हो जाएगा, मुझे हर वक्त बिजी रहना चाहिए, मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ नया सोचने का। और यही सोच हमें ले जाती है ओवरथिंकिंग की तरफ, बर्नआउट की तरफ, और सबसे खतरनाक, क्रिएटिविटी की मौत की तरफ। टाइम स्कैर्सिटी आपके मन को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर देता है जहां आप सारा दिन काम करते हो, लेकिन संतुष्टि, शांति और नयापन गायब होता जाता है। टाइम एफ्लुएंस, जब समय आपका मित्र बन जाए। अब बात करते हैं टाइम एफ्लुएंस की, जहां समय को आप एक साधन की तरह नहीं बल्कि एक साथी की तरह देखते हैं। टाइम एफ्लुएंस तब आता है जब
आप चुनते हैं कि आज सबसे जरूरी क्या है। आप अपना ध्यान आउटपुट पर नहीं, इम्पैक्ट पर रखते हैं। आप समय को भरने के लिए नहीं, जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कम समय में भी आप बड़े काम कर लेते हैं, क्योंकि आपका मन खाली होता है, और खाली मन सबसे ज्यादा रचनात्मक होता है। हमारे ज्यादातर दिन इनपुट से भर जाते हैं। कितनी किताबें पढ़ी, कितने वीडियो देखे, कितनी मीटिंग्स अटेंड की, कितना समय टेबल पर बिताया। लेकिन सवाल उठता है, इन सब से निकला क्या? क्या कुछ ऐसा बना जो दुनिया देख पाए, या कम से कम जिससे तुम खुद बदल पाओ? यहीं से शुरू होता है आउटपुट ओवर इनपुट का असली मंत्र। इनपुट की दुनिया आरामदायक लेकिन धोखेबाज। इनपुट का मतलब है सीखना, सोचना, रिसर्च करना, इकट्ठा करना। ये सब जरूरी है, लेकिन जब ये आदत बन जाए और आप सिर्फ सीखते रह जाएं, तो धीरे धीरे आप ओवर कंज्यूमर बन जाते हैं। डुओ नहीं, क्रिएटर नहीं। आपके पास आइडिया होगा, लेकिन असर नहीं होगा। ज्ञान होगा, लेकिन आकार नहीं। और फिर आपको लगेगा, मैं तो दिन भर कुछ करता ही रहता हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? आउटपुट का मायाजाल। कम बोलो, ज्यादा बनाओ। आउटपुट का मतलब है कुछ बनाना, कुछ खत्म करना, कुछ ऐसा तैयार करना जो दिखे, छुए जा सके, असर डाले। एक फिनिश्ड स्क्रिप्ट, 10 ग्रेट आइडियाज। एक एडिटेड वीडियो, 50 अनवॉच्ड ट्यूटोरियल्स। एक ब्लॉग पोस्ट, 100 मोटिवेशनल नोट्स। आउटपुट का एक ही नियम है, अगर तुम कुछ दिखा नहीं सकते तो माना जाएगा कि कुछ किया ही नहीं। कैसे बदले अपनी दिनचर्या इनपुट से आउटपुट की ओर? इनपुट को सीमित करें। दिन का सिर्फ 20-30% हिस्सा सीखने को दो, बाकी समय सिर्फ क्रियाशीलता को। डेली आउटपुट टारगेट बनाओ। आज मैं कम से कम एक पेज लिखूंगा। आज मैं एक रील तैयार करूंगा। आज मैं सिर्फ एक चीज पूरी करूंगा, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो। शिप फास्ट, लर्न फास्टर। जल्दी बाहर निकालो, फिर सुधारो। परफेक्शन के चक्कर में बहुत लोग शुरू ही नहीं करते। मेजर व्हाट्स विजिबल। ट्रैक करो, इस हफ्ते क्या क्या आउटपुट दिया, और वही मैट्रिक तुम्हारे ग्रोथ को डिफाइन करेगा। सच्ची प्रोडक्टिविटी वही है जहां हम अपने समय और ऊर्जा को किसी ऐसी चीज में बदलते हैं जो दूसरे लोगों की जिंदगी को छू सके, या हमारे अंदर कोई गहराई छोड़ जाए। इनपुट ज्ञान देता है, लेकिन आउटपुट तुम्हें एक पहचान देता है। तो अगली बार जब तुम अपने दिन का हिसाब लगाओ, तो सिर्फ ये मत देखो कि तुमने कितना पढ़ा, देखा, सुना, बल्कि ये पूछो, मैंने क्या बनाया? क्या कोई चीज आज मेरे हाथों से इस दुनिया में आई? अब अगले भाग में, भाग 14, अटेंशन रेसिड्यू। जब ध्यान वही अटका रह जाता है जहां होना नहीं चाहिए। क्या आप तैयार हैं उस अदृश्य दुश्मन से मिलने के लिए जो हमारे सबसे कीमती साधन ध्यान को चुपचाप चुरा रहा है? तो चलिए उस परत को भी खोलते हैं। यू सेड, भाग 14, डीप वर्क विंडोज, ध्यान केंद्रित करने की खिड़कियां। ChatGPT सेड, भाग 14, डीप वर्क विंडोज, ध्यान केंद्रित करने की खिड़कियां। हर दिन का कुछ समय भगवान की तरह पवित्र होता है, जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा मिशन मौजूद होते हैं। हर इंसान के दिन में कुछ ऐसे पल होते हैं जब उसका दिमाग सबसे ज्यादा साफ, ध्यान सबसे तेज और ऊर्जा सबसे पवित्र होती है। उन्हें कहते हैं डीप वर्क विंडोज, यानी ध्यान केंद्रित करने की खिड़कियां। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इन्हें पहचानते ही नहीं, और जो पहचानते हैं वो भी अक्सर उन्हें नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप और बेकार की मीटिंग्स में गवा देते हैं। डीप वर्क विंडो क्या होती है? डीप वर्क विंडो वो समय होता है जब आपका दिमाग शैलो काम नहीं चाहता, बल्कि वो गहराई में उतरना चाहता है, जहां से असली आउटपुट निकलती है। एक बेहतर लेख, एक शानदार योजना, एक ब्रेक थ्रू आइडिया, या वो काम जिसे करने के बाद सुकून और गर्व दोनों मिले। ये वो समय होता है जब डिस्ट्रैक्शंस सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं,
क्योंकि वो आपकी गहराई की यात्रा को बीच में तोड़ देते हैं। हर दिमाग का समय अलग होता है। कुछ लोगों का डीप वर्क समय सुबह 5 से 8 बजे होता है, जब दुनिया सो रही होती है और विचार जाग रहे होते हैं। कुछ का दोपहर का समय, जब बाकी लोग थक जाते हैं, वो खुद को अकेले शांत महसूस करते हैं। कुछ लोग रात के सन्नाटे में सबसे अच्छा सोच और बना पाते हैं। सवाल ये नहीं कि सही समय क्या है, सवाल ये है कि आपका सही समय कौन सा है। अपनी डीप वर्क विंडो को कैसे पहचाने? स्वस्थ ऊर्जा, वो समय जब आपको कम से कम एफर्ट में भी क्लैरिटी महसूस हो। कम भूख, कम बातचीत की इच्छा, दिमाग एकाग्र होता है, डिस्ट्रैक्शन से चिढ़ होती है। फ्लो की शुरुआत, समय का पता नहीं चलता और आप आउटपुट पर आउटपुट देते जाते हो। बार बार वापसी, अगर आप लगातार किसी समय पर बेहतर आउटपुट दे रहे हैं तो वही आपकी डीप वर्क विंडो है। इस समय को बचाने के 5 स्वर्ण नियम। मोबाइल साइलेंट प्लस दूर, ये खिड़की फ्रेजाइल होती है, एक नोटिफिकेशन भी इसे बंद कर सकती है। सिंगल टास्क ओनली, सिर्फ एक काम, कोई स्विच नहीं, कोई झांकना नहीं। प्री डिसाइड व्हाट टू वर्क ऑन, डीप वर्क विंडो को डिसाइड करने में मत गवाओ। वहां सिर्फ एक्सिक्यूट करना है, प्लान नहीं। नो मीटिंग्स, नो मैसेजेस, नो माउथ्स, किसी से बात नहीं। ये समय तुम्हारा तब है। रिचुअल बनाओ, एक खास जगह, एक खास गंध, एक खास गाना, जो आपके दिमाग को इशारा दे कि अब तुम्हें गहराई में जाना है। याद रखो, हर दिन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो अगर सही तरह इस्तेमाल किए जाए तो वो पूरे जीवन का चेहरा बदल सकते हैं। लेकिन वो समय मांगते हैं रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन और निर्णय। अगर तुम अपने डीप वर्क विंडोज की इज्जत करते हो तो एक दिन दुनिया तुम्हारे काम की इज्जत करेगी। हर बार जब तुम कोई बड़ा कदम उठाने लगते हो, कोई किताब लिखने, नया बिजनेस शुरू करने या खुद को बदलने का निर्णय लेते हो, एक अजीब सी चीज सामने आ खड़ी होती है। वो कोई इंसान नहीं होती, ना कोई परिस्थिति, बल्कि वो होती है रेजिस्टेंस, यानी अंदर से उठती एक अदृश्य दीवार जो कहती है, तू कौन होता है? इतना मुश्किल है, मत कर। अभी नहीं, कल सही। तेरे बस की बात नहीं। क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो मानसिक बल है जो हर बार तुम्हें तुम्हारे जीवन के सबसे जरूरी कामों से दूर खींचता है। वो तुम्हें काम के बजाय इंस्टाग्राम पर ले जाता है, बेवजह की सफाई या रिसर्च में उलझा देता है, या बस यही सोचने में अटका देता है कि शुरू कहां से करूं। रेजिस्टेंस लॉजिकल नहीं होता, वो इमोशनल होता है। डर, शक, आलस और परफेक्शन की परतों में लिपटा हुआ। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, हर कलाकार, हर लेखक, हर विजनरी को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ये इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। रेजिस्टेंस सिर्फ वहां आता है जहां आपकी आत्मा जानती है कि अब समय है कुछ बड़ा करने का। अंदर की रुकावटों को हराने के 5 शस्त्र। 1. एक्शन इज द एंटीडोट। रेजिस्टेंस सोच से नहीं जाता, वो सिर्फ एक्शन से भागता है। जैसे ही आप पहला छोटा कदम उठाते हो, वो कमजोर पड़ने लगता है। स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। 2. टाइनी कमिटमेंट्स। पूरे काम के बारे में मत सोचो, सिर्फ पहला 10 मिनट, सिर्फ पहला पेज, सिर्फ पहला कॉल। रेजिस्टेंस बड़े लक्ष्यों से डरता है पर छोटे कदमों से हार जाता है। 3. नो नेगोशिएशन विद माइंड। माइंड कहेगा थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेते हैं या 5 में बात शुरू करते हैं। बस इतना याद रखो, माइंड के साथ कभी सौदा मत करो। स्टार्ट करो बिना बहस के। 4. एनवायरनमेंट को बदलो। जहां बार बार हारते हो वहां जीतने की उम्मीद मत रखो। क्रिएट अ सेक्रेड वर्क स्पेस जहां डिस्ट्रैक्शन ना हो और ऊर्जा साफ हो। 5. आइडेंटिफाई दी वॉइस सेपरेटेड। जब मन कहे मत कर तो खुद से कहो, ये मैं नहीं, मेरा रेजिस्टेंस बोल रहा है। उसे पहचानो पर उसके शब्दों पर मत चलो।
एक गहरी बात याद रखो, रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा हथियार है टाइम पास, तुम्हें उलझाकर रख देना, ताकि तुम कभी उस महान कार्य तक पहुंच ही न सको जिसके लिए तुम धरती पर आए हो। इसलिए हर दिन जब तुम उस एक जरूरी काम को टालने लगो, तो खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या मैं अपनी आत्मा की पुकार को फिर अनसुना कर रहा हूं? क्योंकि जो इंसान रेजिस्टेंस से जीतता है, वो सिर्फ काम नहीं करता, वो खुद को मुक्त करता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने अपने दिन के लिए एक शानदार रूटीन बनाया, हर घंटे का प्लान, सुबह जल्दी उठना, टाइम ब्लॉकिंग, टू डू लिस्ट, लेकिन हकीकत में एक दिन भी उसे पूरा निभा नहीं पाए, और फिर उस गिल्ट ने आपके मन को चुपचाप खा लिया कि मैं तो डिसिप्लिन्ड इंसान ही नहीं हूं, शायद ये सब मेरे बस की बात नहीं। पर सच ये है, रूटीन काम नहीं करती जब वो सख्ती में बदल जाए। एक दिनचर्या तभी जीवित रहती है जब उसमें सांस लेने की जगह हो। अनुशासन और लचीलापन एक साथ कैसे? बहुत से लोग सोचते हैं कि या तो मैं डिसिप्लिन अपनाऊं या फ्लेक्सिबल रहूं, लेकिन असली मास्टरी वहां है जहां आप रूटीन बनाते हो, लेकिन उसे पत्थर पर नहीं लिखते। आप उसे फॉलो करते हो, लेकिन गिल्ट नहीं पालते जब बदलाव करना पड़े। लचीलापन का मतलब आलस नहीं होता। लचीलापन मतलब ये नहीं कि जो मन करे वही करो। लचीलापन का अर्थ है परिस्थितियों को समझकर बदलाव करना, बिना अपने कोर पर्पस को भूले। आज बॉडी थकी है, सुबह 6 की बजाय 7 बजे उठो, लेकिन दिन में काम पूरा करो। आज कोई अचानक काम आ गया, मेडिटेशन सुबह ना सही, शाम को जरूर करो। सिस्टम, स्केड्यूल। अपने रूटीन को क्लॉक से मत बांधो, उसे एक फ्लो में बदलो। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर जर्नलिंग करूंगा की जगह हर दिन उठने के 30 मिनट के अंदर जर्नलिंग जरूरी है। रात 9 बजे रीडिंग करूंगा की जगह सोने से पहले 20 मिनट किताब जरूर पढ़ूंगा। क्लॉक फेल्स व्हेन लाइफ फ्लक्चुएट्स, बट सिस्टम्स बेंड विदाउट ब्रेकिंग। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स लचीलापन और अनुशासन में संतुलन लाने के लिए। 1. नॉन नेगोशिएबल सेट करो। हर दिन के वो 2 से 3 काम जो चाहे कुछ भी हो जाए, करने ही है। चाहे समय बदले, जगह बदले, मन बदले, ये चीजें तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाए। 2. बफर ब्लॉक्स रखो। रूटीन में थोड़ी खाली जगह रखो, अनएक्सपेक्टेड टास्क्स, रेस्ट या प्रोसेसिंग के लिए। हर मिनट भरा हुआ मत रखो, स्पेस भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। 3. वीकली रीसेट करो। हर हफ्ते 15 मिनट बैठो और देखो, क्या रूटीन काम कर रही है या नहीं, क्या बदलाव जरूरी है। रूटीन इवॉल्व होती है, उसे समय दो। 4. फेलियर को गले लगाओ। रूटीन टूटे तो हार मत मानो, गिरना प्रोसेस का हिस्सा है। कंसिस्टेंसी इज नॉट परफेक्शन, इट्स रिटर्निंग अगेन एंड अगेन। याद रखो, रूटीन तुम्हारे ग्रोथ का रास्ता है, ना कि तुम्हारी कैद का रास्ता। अगर दिनचर्या तुम्हें तनाव देने लगी है, तो शायद उसमें तुम्हारी आत्मा के लिए जगह नहीं बची। रूटीन को इस तरह बनाओ कि वो तुम्हारी क्रिएटिविटी को सपोर्ट करे, ना कि उसे मार दे। क्योंकि अंत में जीवन क्लॉक नहीं है, ये एक रिदम है, और जब तुम उस रिदम से जुड़ जाते हो, तब अनुशासन भी आनंद बन जाता है। जैसा दिन होता है, वैसी ही जिंदगी बनती है। तो क्यों ना एक ऐसा दिन डिजाइन करें जो हमारी आत्मा को भी पसंद आए और हमारे लक्ष्य को भी। हर कोई एक बेहतर जीवन चाहता है, पर जीवन क्या है? जीवन कई वर्षों का नाम नहीं, बल्कि हर दिन का दोहराया गया अनुभव है। अगर हर दिन अस्तव्यस्त, अनजाना और बिना उद्देश्य के बीतता है, तो पूरा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर एक दिन ऐसा हो जो आपके मूल्यों, आपके सपनों और आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ा हो, तो सोचिए, वैसा ही दिन बार बार जीने का क्या मतलब होगा? यही है आइडियल डे डिजाइन की शक्ति। क्यों जरूरी है आइडियल डे डिजाइन करना? क्योंकि अधिकतर लोग अपने दिन को रिएक्ट करते हैं, उसे क्रिएट नहीं करते।
सुबह आंख खुली, फोन उठाया, न्यूज, मैसेजेस, नोटिफिकेशन, फिर भागते भागते काम, फिर बेतरतीब खानपान, ब्रेक्स, और रात में खुद को थका हुआ महसूस करना। ऐसा जीवन रिएक्शन से चलता है। सच में जीने की जगह सिर्फ निभाया जाता है। पर आइडियल डे क्या करता है? वो आपको हर दिन का निर्देशन देता है, जैसे एक माएस्ट्रो अपनी सिम्फनी को कंट्रोल करता है। आइडियल डे कैसा होता है? जिसमें आप सुबह खुद के लिए उठते हैं, दुनिया के लिए नहीं। जिसमें काम के बीच माइंडफुल ब्रेक्स होते हैं, सिर्फ स्क्रीन नहीं। जिसमें आपका फोकस, एनर्जी और इमोशंस सब अलाइंड हो। जिसमें दिन का अंत ग्रेटफुलनेस और रिफ्लेक्शन से होता है, ना कि अधूरी लिस्ट और थकावट से। कैसे डिजाइन करें अपना आइडियल डे? 1. इंटेंशन से शुरुआत करें, क्लॉक से नहीं। सुबह का पहला घंटा आपके दिन की दिशा तय करता है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, लाइट मूवमेंट, एक डीप क्वेश्चन, मैं आज कैसा इंसान बनना चाहता हूं? 2. वर्क ब्लॉक्स बेस्ड ऑन एनर्जी। हर किसी की ऊर्जा का पैटर्न अलग होता है। सुबह का समय सबसे गहरा होता है, वहां डीप वर्क रखिए। दोपहर में हल्के काम, ईमेल्स, कॉल्स, मैनेजमेंट। शाम को रिफ्लेक्टिव या क्रिएटिव वर्क। एनर्जी के साथ बहिए, उसके खिलाफ मत चलिए। 3. वाइट स्पेस मत भूलिए। हर दिन कुछ समय नथिंग टाइम का होना चाहिए। नो फोन, नो टास्क, जस्ट स्टिलनेस। यही समय आपके दिमाग को रीसेट करता है, वरना काम करते करते इंसान मशीन बन जाता है। 4. डिजाइन योर इवनिंग्स, डोंट जस्ट सर्वाइव देम। बहुत लोग काम के बाद सिर्फ सर्वाइव करते हैं, नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग, ईटिंग माइंडलेसली। पर आइडियल डे की इवनिंग आपको नरिश करती है। सनसेट वॉक, म्यूजिक, बुक्स, डीप कॉन्वर्सेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, स्लीप रिचुअल। दिन के आखिरी 60 मिनट आपके सबकॉन्शियस को फीड करते हैं। आइडियल डे कोई कठोर टाइम टेबल नहीं है, ये एक लिविंग ब्लूप्रिंट है जो इवॉल्व करता है, जो अडेप्ट करता है। आपके आइडियल डे में फ्रीडम भी है, स्ट्रक्चर भी, दिशा भी है, फ्लो भी, काम भी है, आराम भी, और सबसे जरूरी, उसमें आपकी आत्मा की आवाज शामिल है। याद रखिए, अगर आप खुद के दिन डिजाइन नहीं करते तो दुनिया आपके लिए उसे डिजाइन कर देगी, और फिर आप हर रात यही सोचते रहेंगे, आज का दिन भी बस निकल गया। पर अब वो समय आ गया है जब हर दिन जिया जाए, निभाया नहीं जाए। तो आज एक कागज लीजिए, अपनी ऊर्जा, अपने लक्ष्यों और अपनी इच्छाओं को समझिए और डिजाइन कीजिए एक ऐसा दिन जिसे जीकर हर दिन संतोष मिले। अगर आपका काम आपके दिल की गहराइयों से मेल नहीं खाता, तो वो चाहे जितना पैसा दे, वो अंततः आपको खाली ही छोड़ देगा। हर दिन हम किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं, पैसे कमाने में, लक्ष्यों को पाने में, दूसरों को प्रभावित करने में। पर एक सवाल रुककर खुद से पूछिए, क्या मेरा काम मेरे जीवन मूल्यों से जुड़ा है, या मैं बस एक ऐसी दौड़ में हूं जिसकी मंजिल किसी और ने तय की है? जीवन मूल्य क्या होते हैं? जीवन मूल्य, कोर वैल्यूज, वो आंतरिक सिद्धांत है जो तय करते हैं कि हम क्या सही मानते हैं, किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और किन बातों पर कोई समझौता नहीं करते। जैसे कुछ के लिए ईमानदारी सबसे बड़ा मूल्य है, किसी के लिए रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, किसी के लिए सेवा और किसी के लिए आजादी। इन मूल्यों को जाने बिना अगर हम काम चुनते हैं तो चाहे बाहर से सफलता दिखे, अंदर से हम खोखले रह जाते हैं। जब कार्य और मूल्य मेल नहीं खाते, आप मंडे से फ्राइडे तक थके हुए रहते हैं और सैटरडे संडे सिर्फ बचने की कोशिश में रहते हैं। आप दूसरों को खुश करने के लिए काम करते हैं, पर खुद के अंदर एक बेचैनी बनी रहती है। आपको लगता है यही सब है क्या जिंदगी में? यह संकेत है कि आपका काम आपकी आत्मा के रास्ते से भटक रहा है। अब सवाल उठता है, मेल कैसे लाएं? 1. अपने कोर वैल्यूज को पहचानिए। अपने जीवन के 5 सबसे बड़े निर्णयों को देखिए,
वहां कौन से मूल्य थे जो छिपे हुए थे? क्या आपने सच का साथ दिया? क्या आपने किसी की मदद की? क्या आपने अपनी आजादी बचाई? आपके पास्ट में ही आपके वैल्यूज छुपे हैं। 2. अपने वर्तमान कार्य की जांच कीजिए। अपने हर दिन के कार्यों को देखिए। क्या उनमें आपका कोई मूल्य झलकता है? अगर आपका मूल्य रचनात्मकता है, पर आप रोज वही दोहराव वाले काम कर रहे हैं, तो आपको बदलाव की जरूरत है। अगर आपका मूल्य सेवा है और आप ऐसे संस्थानों में हैं जहां इंसान की परवाह नहीं होती, तो वो कार्य आपको थका देगा। 3. मूल्य के हिसाब से निर्णय लीजिए। जब आपको कोई ऑफर, कोई अवसर या कोई रास्ता दिखे, तो पैसे, प्रतिष्ठा और डर से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरे मूल्यों के अनुकूल है? क्योंकि अगर जवाब नहीं है, तो वो आपको कुछ समय बाद जला देगा। जब काम और मूल्य एक हो जाते हैं, आप सुबह उठते हैं प्रेरणा के साथ, न कि डर के साथ। आप दूसरों के सामने काम नहीं करते, आप अपनी आत्मा के सामने काम करते हैं। थकान के बाद भी संतोष मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को खोते नहीं, बल्कि और गहराई से पाते हैं। जीवन में संतुलन पाने का मूल मंत्र: वर्क इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग अ लिविंग, वर्क इज अबाउट मेकिंग अ लाइफ दैट मैटर्स टू यू। आपका कार्य एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिसके जरिए आप अपने जीवन मूल्यों को दुनिया में जी सकते हैं। आपका कार्य आपका धर्म बन सकता है जब वो आपकी आत्मा से जुड़ता है। जब मन थकता है तो कल्पनाएं भी चुप हो जाती है, लेकिन याद रखना, हर खामोशी के बाद एक नई रचना जन्म लेती है। हर रचनात्मक व्यक्ति एक दौर से गुजरता है जहां उसका मन कहता है, अब कुछ नया नहीं सूझता, जैसे भीतर का सागर सूख गया हो। इस स्थिति को कहते हैं क्रिएटिव बर्नआउट, रचनात्मक थकान। ये वो अवस्था है जहां आप कुछ बनाना चाहते हैं, पर बना नहीं पाते। आपके अंदर एक बेचैनी होती है, पर शब्द, आइडियाज और ऊर्जा कहीं गुम हो जाते हैं। बर्नआउट क्यों होता है? 1. लगातार देना बिना खुद को भरने के। जब आप बार बार दूसरों को देते हैं, आइडिया, प्रेरणा, कंटेंट, मदद, पर खुद को रिचार्ज नहीं करते, तो मन थक जाता है। 2. परफेक्शनिज्म का बोझ। जब हर बार कुछ उत्कृष्ट ही देना चाहते हैं, तो रचना एक आनंद नहीं, एक परीक्षा बन जाती है। 3. कंपैरिजन की आग। दूसरों को देखकर अपने काम को कमतर आंकना, अपने ही हुनर से असंतुष्ट हो जाना। ये आग धीरे धीरे सब कुछ जला देती है। बर्नआउट से कैसे बचें और कैसे बाहर निकले? 1. पॉज ले, पर गिल्ट नहीं ले। हर कलाकार को, हर रचनाकार को कभी न कभी रुकना ही पड़ता है। ये रुकना कमजोरी नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। थक जाना अपराध नहीं, थक कर रुक जाना भी एक कला है। 2. खुद से डिस्कनेक्ट होकर नेचर से कनेक्ट हो। कभी कभी जवाब किताबों या स्क्रीन पर नहीं, पेड़ों, आसमान, बारिश और खामोशी में मिलते हैं। जंगल, समंदर, बारिश, ये सब कुछ नया भरते हैं, वो भी बिना एक शब्द कहे। 3. आउटपुट नहीं, इनपुट पर ध्यान दे। बर्नआउट तब होता है जब आप लगातार आउटपुट दे रहे हों, पर अंदर कुछ नया नहीं भर रहा। अच्छी कहानियां पढ़िए, प्रेरणादायक संगीत सुनिए, बिना मकसद की बातें कीजिए, बस खुद को खिला दीजिए बिना एजेंडा के। 4. रिचुअल्स बनाइए, डिसिप्लिन विदाउट प्रेशर। हर दिन एक छोटा सा रूटीन बनाइए जहां आप सिर्फ खुद के लिए 5 मिनट बैठें, बिना फोन, बिना काम, बिना प्रदर्शन। कभी लिखिए, कभी सोचिए, कभी चुप रहिए। ये 5 मिनट ही धीरे धीरे आपके अंदर की रचना को वापस जगा देंगे। बर्नआउट के बाद की रचना और गहरी होती है, क्योंकि अब आप सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से लिखते हैं। अब आपकी रचना में सिर्फ शब्द नहीं, संघर्ष, शांति और सच शामिल होता है। बर्नआउट कोई अंत नहीं है, वो तो बस एक संकेत है कि अब वक्त है अपने भीतर लौटकर फिर से जीने का, फिर से रचने का।
ज्ञान जब अनुभव में उतरता है तभी वो शक्ति बनता है। अब तक आपने इस यात्रा में हर उस पहलू को छुआ है जो एक गहरे परिवर्तन के लिए जरूरी था। अपने ध्यान को केंद्रित करना, अपने मूल्यों को पहचानना, अपने डर, आदतें और थकान को समझना, और फिर अपने दिन, अपने फैसले और अपने लक्ष्यों को उसी के अनुसार ढालना। लेकिन अब सबसे जरूरी पड़ाव है इंटीग्रेशन, यानी इन सब सीखों को अपने रोजमर्रा के जीवन में ढालना। क्योंकि अगर सीखी हुई बातें सिर्फ आपके नोटबुक में रह जाएं, या सिर्फ उस वीडियो तक सीमित रहें जो आपने अभी अभी देखा है, तो वो सिर्फ जानकारी है। पर जब वही बातें आपके व्यवहार, निर्णय और दिनचर्या में दिखने लगे, तो वो बन जाती है जागरूकता। इंटीग्रेशन का अर्थ क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है हर सीखी गई बात को अपने जीवन की नई डिफॉल्ट सेटिंग बना देना। अब मैं लक्ष्य बनाता हूं, पर खुद को न भूलकर। अब मैं डिस्ट्रैक्शन को पहचानता हूं और उसमें खो नहीं जाता। अब मैं थकता हूं, पर खुद को दोष नहीं देता। अब मैं काम करता हूं, पर उसे अपने अस्तित्व का भार नहीं बनाता। यह है इंटीग्रेशन की शक्ति। कैसे करे फाइनल इंटीग्रेशन? एक लाइफ मैप बनाइए। अब तक के सभी भागों को लेकर एक पेपर पर अपने लिए एक मैप बनाइए। मेरी मॉर्निंग कैसी होनी चाहिए? मैं किन वैल्यूज के साथ काम करना चाहता हूं? जब मैं थकता हूं तो मुझे क्या याद रखना है? मेरी आदर्श दिनचर्या कैसी दिखती है? यह मैप सिर्फ एक विजन नहीं है, यह आपकी नवजीवन की संरचना है। 2, अपने फ्यूचर सेल्फ से डायलॉग कीजिए। हर दिन 5 मिनट उस व्यक्ति से बात कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। वो कैसे सोचता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है, कैसा रूटीन रखता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा उस फ्यूचर सेल्फ को आज के सेल्फ में उतारिए। 3, एक माइक्रो कमिटमेंट लीजिए। हर सप्ताह सिर्फ एक बदलाव पर फोकस कीजिए। इस हफ्ते मैं सिर्फ मॉर्निंग रूटीन पर काम करूंगा, अगले हफ्ते सिर्फ डिस्ट्रैक्शन कम करूंगा, फिर अगले हफ्ते सेल्फ डाउट पर काम होगा। धीरे धीरे हर ब्लॉक जुड़ता जाएगा, हर ब्रिक से एक नया जीवन खड़ा होता जाएगा। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन कोई इवेंट नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है, और आप इस प्रोसेस के मास्टर बन सकते हैं जब तक ये सारा ज्ञान आपकी सांसों में उतर नहीं जाता, जब तक ये बातें आपकी चुप्पी में भी गूंजती नहीं, तब तक मत रुकिए।